हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यू चैप्टर फ्रिक्शन। हिंदी में जिसे हम घर्षण के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि फ्रिक्शन है क्या, व्हाट इज फ्रिक्शन। एक्चुअली फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन इज ए टाइप ऑफ अपोजिंग फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। दो सरफेस के बीच में जो संपर्क होता है, जैसे आप एक डस्टर ले लीजिए, क्लास में हम लोग डस्टर का यूज करते हैं, या आप डस्टर की जगह आप अपनी कॉपी नोटबुक ले लीजिए या बुक ले लीजिए। आप जिस डेस्क पर बैठे हैं उस पर उसको रख करके थोड़ा सा उसको घिसकाने का, स्लाइड करने का पुश कीजिए, तो देखिए कि आपको एक लगेगा कि कोई फोर्स है जो उसको पुश करने में हमें रोक रहा है। तो वो जो फोर्स है, या फिर हम प्लेग्राउंड में जाइए, प्लेग्राउंड में आप जैसे फुटबॉल खेलते हो, फुटबॉल को तुमने किक किया, किक करने के बाद धीरे धीरे वो जाके रुक जाता है। अगर ग्राउंड में तुम उसे छोड़ दो और कोई फोर्स नहीं भी लगेगा, तो वहाँ पे कौन सा फोर्स काम कर रहा है? जो अपोजिट फोर्स काम कर रहा है। उसमें ग्राउंड का जो सरफेस है, अगर सरफेस जितना रफ होगा वो फोर्स उतना ज़्यादा होगा, सरफेस जितना स्मूथ होगा वो फोर्स उतना फ्रिक्शन का कम होगा। तो जितना भी जगह, इवन एयर में आप कहेंगे कि एयर में एरोप्लेन चलता है, तो वहाँ भी एयर का जो रेसिस्टेंस है वो फ्रिक्शन क्रिएट करता है। पानी में अगर कोई वस्तु तैरती है तो वहाँ पे वाटर का फ्रिक्शन होता है, वो उसको रोकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कहीं भी, ये हम जैसे बाइसिकल यूज चला रहे हैं, मोटर बाइक चला रहे हैं, तो रोड में आप देखिएगा, अगर रोड आपका रफ है तो आप बाइसिकल का पेडल में आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर रोड अच्छा है, स्मूथ है, तो आपको कम पेडल में ही आपका स्पीड ज़्यादा हो जाता है। तो एक्चुअली जहाँ भी सरफेस स्मूथनेस जितना कम ज़्यादा होगा, फ्रिक्शन कम होगा। वो धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग ये जो समझ लें कि व्हाट इज फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को आप देख रहे हैं कि फ्रिक्शन इज ए फोर्स that comes into play when two surfaces come in contact with each other। जब दो सरफेस एक दूसरे के संपर्क में आएगा तभी फ्रिक्शन काम करेगा, पहली बात। दूसरी बात, द फ्रिक्शनल फोर्स और द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक ही बात है, एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट, आप अगर कह रहा है कि बॉल है, बॉल को सपोज आप अगर नॉर्थ डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं तो फ्रिक्शन साउथ डायरेक्शन में काम करेगा। अगर बॉल को ईस्ट डायरेक्शन में पुश करेंगे तो वेस्ट डायरेक्शन में काम करेगा। तो हमेशा जो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करता है। और नेक्स्ट है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस ऑफ टू मूविंग ऑब्जेक्ट्स। दो जो ऑब्जेक्ट्स जो आपस में मूव कर रहे हैं, और तो दोनों के बीच में क्या होता है कि वो फ्रिक्शन काम करता है, जो उसके मोशन को क्या जो है जो दोनों सरफेस के बीच में जो काम करता है उसको वो अपोज करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जैसे आपका जो फ्रिक्शन है उसमें 3 पॉइंट आ गया। पहली बात, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन टू सरफेस कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर। नेक्स्ट, द फ्रिक्शनल फोर्स acts in the opposite direction of the motion of the object. And the third, the force of friction opposes the relative motion between the surface of two moving objects। तो इस तरह से हम फ्रिक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ आप डायग्राम में देख लीजिए, ये जो पर्सन है, he is try to push this door, so he is using force in one way and the force of direction is causing in another way, in the opposite direction. You see in the diagram, the arrow is showing the pushing, the force, it works in this direction, and the opposite direction the force of friction come into play. Now we will talk about the factors that affect friction। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं? तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक सरफेस पे एक बहुत बड़ा बॉक्स पड़ा हुआ है, और यहाँ पे दोनों के सरफेस के बीच में ये जो आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन है, इधर से वो ट्राई कर रहा है बॉक्स को पुश करने का, और रेड से आप देख रहे हैं ये फ्रिक्शन का फोर्स है जो निगेटिव डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में है। और ये दोनों
जो सरफेस है आपको लग रहा है कि स्मूथ सरफेस है, लेकिन अगर उसका माइन्यूट व्यू लिया गया है, इसका व्यू जब लिया जाता है, मैग्नीफाई किया जाता है, तो आप देखिए यहाँ पे दोनों सरफेस कितने रफ दिख रहे हैं। तो इवन कभी कभी क्या होता है कि आपको सरफेस काफ़ी स्मूथ लगता है, जैसे कैरम बोर्ड आप खेलते हैं काफ़ी स्मूथ रहता है, उस पर कॉइन को आप यूज करते हैं, स्लाइड कराते हैं, लेकिन फिर भी आप कभी कभी उस पर पाउडर स्प्रे करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो तो ऑलरेडी स्मूथ है, लेकिन और ज़्यादा उसको स्मूथ करने के लिए करते हैं। तो इसका मतलब है कि स्मूथ है लेकिन उसके बाद भी उसमें रफनेस है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फ्रिक्शन को इफेक्ट करेंगे। तो पहला हो जाएगा आपका द इरेगुलरिटीज ऑफ ए सरफेस। सरफेस जो है दो ऑब्जेक्ट के बीच में वो कितना इरेगुलर है, कितना रफ है। इफ वी मूव एन ऑब्जेक्ट विथ हैज एन इरेगुलर और रफ सरफेस ऑन अनदर सरफेस विच इज ऑल्सो इरेगुलर, अगर कोई वस्तु को हम चाहें कि किसी दूसरे सरफेस पे उसको पुश करें, मतलब स्लाइड कराएं या रोल कराएं, और वो ऑलरेडी रफ है और जिस पर करा रहे हैं वो भी रफ है, तो वहाँ पे फ्रिक्शन का फोर्स बहुत हाई हो जाता है और उससे क्या होगा कि मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, बहुत कम हो पाता है मूवमेंट। जैसे मान लीजिए आप लकड़ी का कोई लॉग है और वो उसका जो है शेप अच्छा से नहीं किया हुआ है, और उसको आप चाहें कि सीधे ग्राउंड पर हम, जहाँ पे ग्राउंड पे आपका ग्रास वगैरह है, सिंपल ग्राउंड है, उस पर चाहें कि हम उसको स्लाइड कराएं या रोल कराएं, तो वहाँ पे आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा काम करेगा और आपको अधिक उसको ओवरकम करने के लिए अधिक फोर्स लगाने की आवश्यकता होगी। तो ये पहली बात हो गई। दूसरी है द रेगुलरिटी ऑफ ए सरफेस और इट्स स्मूथनेस। अगर सरफेस स्मूथ है तो कितना है? इफ द सरफेस ऑफ आइदर द ऑब्जेक्ट्स आर स्मूथ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वुड बी लेस। अगर दोनों का, दो जो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पर हम अगर स्लाइड करा रहे हैं या रोल करा रहे हैं, मूव कराना चाह रहे हैं, तो दोनों का सरफेस अगर स्मूथ है तो वहाँ पे फ्रिक्शन क्या होगा? कम होगा और वो आसानी से उस पर मूव कर सकता है। इफ द टू सरफेस आर प्रेस्ड हार्ड, अगर कोई सरफेस है, जैसे अब यहाँ पे बात आती है कि अगर एक भारी बॉक्स है, मतलब हेवी बॉक्स है, एक लाइट बॉक्स है, तो जो अब दोनों रखा हुआ है ग्राउंड पे, तो आपको अधिक फोर्स किस में जरूरत होगी? किसको पुश करने में? ऑब्वियस है कि आपको हेवी बॉक्स को पुश करने में अधिक फोर्स लगेगा। ऐसा क्यों होगा? इसलिए कि जो हेवी बॉक्स होगा वो अपने सरफेस को अधिक प्रेस करेगा, हार्ड करेगा, हार्डनेस उसमें प्रेस का ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रेशर का डिफिनीशन क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो बॉक्स अगर एक ही साइज का है लेकिन सपोज उसका मोटाई ज़्यादा है या एक में लाइट है, सामान कम रखा हुआ है, एक में ज़्यादा रखा हुआ है, तो नेचुरली जो हेवी बॉक्स होगा, हेवियर बॉक्स होगा, वो उस ग्राउंड सरफेस को ज़्यादा प्रेशर से हार्ड ये दबाव डालेगा, उस पर ज़्यादा प्रेशर डालेगा, तो वहाँ पे क्या होगा कि वो सरफेस ज़्यादा इंटरलॉकिंग वहाँ पे हो जाता है और वहाँ पे आपको फ्रिक्शन का फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाता है एंड वी हैव टू यूज मोर फोर्स to overcome this type of friction. That the force of friction increases between two surfaces if they are pressed hard and hence the movement of the object become restricted. तो अगर वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है अगर सरफेस के ऊपर में, तो वहाँ पे मूवमेंट उसका बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, बहुत दिक्कत से मूवमेंट होगा। और अगर प्रेशर बहुत कम है, जैसे लाइट बॉक्स है, तो इट कैन मूव इजीली। अब यहाँ पे आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में समझने का प्रयास कीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए स्मूथ सरफेस है और रफ सरफेस है। तो स्मूथ सरफेस पे क्या हो रहा है? स्मॉल पुश हो रहा है, बल कम लगाना पड़ रहा है क्योंकि फ्रिक्शन क्या है? लो है। यहाँ पे रफ सरफेस में क्या हो रहा है? बिग पुश, अधिक फोर्स लगाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि सरफेस क्या है? रफ है। तो यहाँ पे रफनेस ऑफ सरफेस या स्मूथनेस ऑफ सरफेस ये डिपेंड करता है, इस पर ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है। अगर स्मूथनेस होगा सरफेस में तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होगा एंड वी हैव टू अप्लाई लेस फोर्स। अगर सरफेस रफ होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा एंड वी हैव टू अप्लाई मोर फोर्स। अब यहाँ आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो पहला टाइप आपका आ जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन।
स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इन द स्टैटिक पोजीशन, तो वहां पे क्या होता है कि वो सरफेस में इंटरलॉकिंग होता है और वी हैव टू यूज मोर फोर्स टू ओवरकम दैट इंटरलॉकिंग ऑफ द सर्फेसेस. The frictional force that comes into play until an object starts moving is called static friction. जैसे जब तक कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे स्टैटिक अवस्था में है, विराम की अवस्था में, जब तक वो मूवमेंट शुरू नहीं होता है, तो उस समय जो उसका इंटरलॉकिंग है सरफेस के बीच में, उस वहाँ पे फ्रिक्शन वर्क कर रहा है और उसको ओवरकम करने के लिए हमको ज़्यादा फोर्स लगेगा. लेकिन वंस द ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग, तो फ्रिक्शन विल बी लेस. So this type of friction is called static friction. Next is the sliding friction. Sliding friction comes into play whenever an object moves along the surface of another. अगर एक object static है और आप once you apply the force, you overcome the static friction. Once the object starts sliding, after that also there is friction. The friction is also working there, but that friction, the magnitude of that friction is less than that of the static friction, and then this is called the sliding friction. जब कोई वस्तु स्लाइड करना शुरू हो गया, खिसकना शुरू हो गया एक सरफेस पे, तो उस समय भी फ्रिक्शन है, लेकिन वो फ्रिक्शन जिस समय वो विराम की अवस्था में था, स्टैटिक अवस्था में था, उससे कम होगा. एंड द थर्ड वन इज द रोलिंग. जैसे आप देखते हैं बॉल बेरिंग का या आपका जो सिलिंड्रिकल शेप होता है, सिलिंड्रिकल, आप जैसे पेंसिल है या आपका पेन है, बॉल पॉइंट पेन है, उसको अगर आप रोल करा दीजिए डेस्क पे या स्मूथ सरफेस पे, तो इजीली रोल हो जाता है. तो वहाँ पे क्या होता है कि जो सरफेस इन कांटेक्ट है वो कम हो जाता है, इसलिए वहाँ पे फ्रिक्शन कम होता है इन कंपेरिजन टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन. तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रोलिंग ऑन ए सरफेस, the force of friction which acts upon it is called rolling friction. अगर कोई वस्तु किसी सरफेस पे, सतह पे अगर रोल कर रहा है, तो उस समय जो फ्रिक्शन काम करता है उसको रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं. लेकिन रोलिंग फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है. तो ये तीन तरह का जो फ्रिक्शन हुआ नॉर्मली, एक आपका हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन, सबसे ज्यादा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, उससे कम होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन और सबसे कम होगा रोलिंग फ्रिक्शन. इसके बाद आप अगर कोई वस्तु, ये तो सरफेस की बात हो गई, बट इफ एनी ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए फ्लूइड किसको बोलते हैं? दोज मटेरियल विच कैन फ्लो, जिसमें आपका एयर भी आ जाता है और वाटर भी आ जाता है. लिक्विड और गैस बोथ कम्स अंडर वन टर्म दैट इज कॉल्ड फ्लूइड. तो ये फ्लूइड फ्रिक्शन है. तो अगर कोई वस्तु जैसे एरोप्लेन हवा में चलता है, या बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द एयर, एंड शिप इज swimming in the water, या boat is swimming in the water, or any person is swimming in the water, fishes are swimming in the water, all have to overcome the such type of friction that is called fluid friction. So when an object moves in a fluid, the fluid exerts a friction, and that is called fluid friction. It is also called air friction when the medium of travel is air. अगर हवा में कोई वस्तु ट्रेवल कर रहा है तो उसको हम लोग एयर फ्रिक्शन भी कह सकते हैं. एंड विस्कस फ्रिक्शन अगर मीडियम ऑफ ट्रेवल वाटर है या अदर लिक्विड है. तो ये फ्लूइड फ्रिक्शन हो गया. अब यहाँ पे आप डायग्रामेटिक देख सकते हैं. ये देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन में देखिए नो मोशन है, फोर्स लग रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, कोई तरह का मोशन नहीं हो रहा है, तो फ्रिक्शन सबसे ज्यादा है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया. इसके बाद आप देखिए स्लाइडिंग में, देखिए स्लाइडिंग मतलब वंस यू आर यूजिंग द फोर्स टू ओवरकम द स्टैटिक फ्रिक्शन, द ऑब्जेक्ट स्टार्ट स्लाइडिंग. तो दैट देन आफ्टर आल्सो देयर इज फ्रिक्शन एंड दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन. मतलब आप एक बार स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम कर लिया, आपने फोर्स लगाया, and the object is start sliding over another surface or any other surface, thereafter also friction is working. ऐसा नहीं कि फ्रिक्शन समाप्त हो गया, और उस फ्रिक्शन को हम लोग बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन. इसके बाद देखिए कि यहाँ पे रोलिंग हो रहा है, इस सिलिंड्रिकल शेप में रोल करा रहे हैं आप, तो यहाँ पे भी फ्रिक्शन है, रोलिंग फ्रिक्शन. फिर एयर में देखिए एयरप्लेन का दिखा रहा है एयर फ्रिक्शन, वाटर में आपका फिश का दिखा रहा है, तो ये विस्कस फ्रिक्शन. तो इस तरह से आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन
और तीनों में सबसे ज़्यादा कौन होगा? फ्रिक्शन को अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में डालेंगे तो सबसे पहले कौन आएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। उससे कम कौन होगा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और सबसे कम कौन होगा? रोलिंग फ्रिक्शन। अब हम लोग बात करेंगे एडवांटेजेज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन से हमें क्या क्या फायदा है? हमारे दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में चारों तरफ फ्रिक्शन से फायदा ही फायदा है। अगर आप ध्यान दें, हम लोग जैसे लिखते हैं, अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम लोग लिख नहीं सकेंगे, वो स्लिप कर जाएगा। जैसे बोर्ड पे टीचर्स लिखते हैं, आप कॉपियाँ पे, नोटबुक पे लिखते हैं, तो वहाँ भी फ्रिक्शन की आवश्यकता है। हम लोग चलते हैं रोड पे, वॉक करते हैं, वहाँ भी फ्रिक्शन की आवश्यकता है। इसका कॉमन एग्जाम्पल आपको मैं बताऊंगा कि बरसात के दिनों में आपको अगर स्लीपर पहन के चलना पड़ता है तो यू विल फील प्रॉब्लम, बिकॉज व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द रेनी टाइम, व्हेन इट रेन्स द सरफेस बिकम स्मूथ एंड द फ्रिक्शन इज लेस ड्यू टू वेटनेस ऑफ द सरफेस। सरफेस भीग जाता है, जिसके कारण वहाँ पे ज़्यादा फ्रिक्शन कम हो जाता है और आपका को चलने में कठिनाई होती है, आप स्लिप कर जाते हैं। तो यहाँ पे हमने कई पॉइंट्स यहाँ पे किया है नोट, आप इसको एक एक करके देखेंगे। पहली बात, इट अलाउज अस टू वॉक ऑन द अर्थ सरफेस। हमें सरफेस, अर्थ सरफेस पे चलने के लिए भी फ्रिक्शन की आवश्यकता होती है और ये हमें हेल्प करता है। दूसरी चीज, इट अलाउज अस टू राइट विथ ए पेन ऑन ए सरफेस और ए पेपर। हमें पेपर पर या किसी अन्य सतह पे लिखने में भी मदद करता है। नेक्स्ट, इट अलाउज अस टू फिक्स ए नेल इन द वाल। अगर आप दीवार पे कोई कांटी डालना चाहते हैं, नेल गाड़ना चाहते हैं, तो वहाँ भी फ्रिक्शन की आवश्यकता होती है। ए मूविंग ऑब्जेक्ट वुड नेवर बी एबल टू कम टू द स्टेट ऑफ रेस्ट विदाउट द फ्रिक्शनल फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूविंग है, जैसे बॉल है, फुटबॉल है, वो ग्राउंड में आपने उसको किक कर दिया और वो रोल करना शुरू हुआ, तो वहाँ पे फ्रिक्शन जब तक नहीं होगा तो वो रुकेगा नहीं, वो तो रोल करते जाएगा, करते जाएगा। नेक्स्ट, इट वुड नॉट पॉसिबल टू ड्राइव एनी ऑटोमोबाइल। अगर फ्रिक्शन ना हो तो किसी गाड़ी को चलाना भी रोड पे मुश्किल हो जाएगा। और इवन वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग विदाउट अ फ्रिक्शनल फोर्स। आप बिल्डिंग भी कहीं पे खड़ा नहीं कर सकते हैं। आप मैचस्टिक नहीं जला सकते हैं। आप देखते हैं कि मैचस्टिक में जब आप उसको रब करते हैं तब उसमें हीट प्रोड्यूस होता है और वो मैचस्टिक इग्निट होता है। आप देखिए यहाँ पे डायग्राम, आपको कुछ इमेज मिलेगा, स्पाइक शूज ऑफ क्रिकेट प्लेयर। क्रिकेट प्लेयर के बूट में क्या स्पाइक होता है जो उसको फ्रिक्शन को इंक्रीज कराता है एंड दे कैन रन फास्ट। उसके बाद गाड़ियों में देखिए, एबल टू ड्राइव, हम लोग ड्राइव इसलिए करते हैं कि वहाँ फ्रिक्शन होता है, और पेपर पर हम लोग भी लिख पाते हैं क्योंकि फ्रिक्शन होता है। तो ये तो एडवांटेजेस की बात हो गई स्टूडेंट्स। अब है कि फ्रिक्शन से क्या क्या डिसएडवांटेज है, क्या क्या हानियां हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। तो डिसएडवांटेज में हम लोग देखते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स रिजल्ट्स इन वियर एंड टियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये वियर एंड टियर क्या होता है? जैसे आप अगर बाइसिकल चलाते हैं तो धीरे धीरे उसका टायर घिस जाता है, आपका जूते का सोल धीरे धीरे घिस जाता है, फट जाता है, आपके मोटर बाइक की टायर घिस जाती है, तो दिस इज कॉल्ड वियर एंड टियर। तो ये इसी को हम लोग वियर एंड टियर बोलते हैं। और जैसे मशीन है, बॉल बेरिंग होता है आपके बाइसिकल में या कहीं भी, तो वहाँ पे भी वो घिसता है। तो ये आपका फ्रिक्शन, जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा उतना वो वियर एंड टियर ज़्यादा होगा। दूसरी चीज़, कि इट रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ हीट, जिसके कारण क्या होता है कि वेस्टेज ऑफ एनर्जी होती है। इसलिए मशीन के अंदर क्या होता है, हीट जनरेट होता है, और उसी हीट को देखते हैं कम करने के लिए जो मशीन्स के अंदर हम लोग, जैसे मोटर बाइक है या और भी 4 व्हीलर्स होते हैं, उसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल मशीन के अंदर डाला जाता है इंजन ऑयल के नाम से, क्योंकि वहाँ पे वो हीट को कम कर देता है और फ्रिक्शन को कम कर देता है, जिससे वेस्टेज ऑफ एनर्जी कम होती है। नेक्स्ट है, द फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो लीड्स टू डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट और समटाइम स्टॉप इट। अगर फ्रिक्शन का जो फोर्स है अगर वो ज़्यादा है तो वहाँ पे आपका स्पीड नहीं मिलेगा, और अगर कम है तो कभी कभी आपको रोकने में भी दिक्कत होगी। इट कैन लीड टू नॉइज पोल्यूशन इन सर्टेन केसेस। जैसे एयरक्राफ्ट है, हवा में, वहाँ पे क्या होता है, फ्लूइड फ्रिक्शन होता है, एयर का फ्रिक्शन होता है, इसके कारण साउंड प्रोड्यूस होता है। फॉर इंस्टेंस, एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस लाउड साउंड ड्यू टू रेसिस्टेंस ऑफ एयर। तो यहाँ पे आती है बात कि नॉइज पोल्यूशन भी फ्रिक्शन ऑफ एयर के कारण उत्पन्न होता है।
होता है। ये भी डिसएडवांटेज में आपका आ गया। अब यहाँ पे आप देखिए, इसका डायग्राम देखिए, यहाँ पे देखिए साइकिल को चलाने में अगर रफ रोड है तो वहाँ पे ज़्यादा उसको फोर्स लग रहा है। वियर एंड टीयर, जो टायर घिस रहा है, जूते का सोल घिस रहा है, ये वियर एंड टीयर है, ड्यू टू फ्रिक्शन है। यहाँ पे एयरक्राफ्ट से जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, वो आपका एयर फ्रिक्शन से हो रहा है। इसके बाद फॉरेस्ट में क्या होता है कि आग लग जाती है, फ्रिक्शन होता है आपस में पेड़ के बीच में, और वो गर्म हो जाता है और वहाँ पे फायर जनरेट हो जाता है और फिर आग लग जाती है, जिस पर काबू करना मुश्किल हो जाता है। बहुत ज़्यादा प्रयास की ज़रूरत होती है, बहुत इफोर्ट की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज फ्रिक्शन क्या है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन कितने तरह का होता है, स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग एंड फ्लूइड फ्रिक्शन। इसके बाद व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन आवर डेली लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या फ़ायदा है फ्रिक्शन का, और दूसरा व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, क्या क्या हानियाँ हैं। तो इस तरह से हम लोग ने आज फ्रिक्शन के फर्स्ट पार्ट में काफ़ी कुछ पढ़ा है। इसको आप फिर से ध्यान से आप समझिए और बुक से फिर पढ़िए और नोट्स बनाइए। थैंक यू।